हे बॉयज़ एंड गर्ल्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10V Academy एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग माय प्रीवियस वीडियो एंड अप्रिशिएटिंग फॉर दैट। सो टुडे आई एम हियर विद द चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th। द चैप्टर्स नेम इज़ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ़िलहाल ये जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है जिनके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द टुडेज़ टॉकिंग पॉइंट दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें हमको देखना है कि फैक्टर इनकम क्या होता है और नॉर्मल रेजिडेंट्स किसको बोलते हैं। तो ये दो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में। और सेकंड टॉकिंग पॉइंट हमारा आता है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, यानी इनकम को लेकर के डोमेस्टिक इनकम क्या हो सकती है और नेशनल इनकम क्या हो सकती है। मीन्स वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम किसको बोलते हैं सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द सेकंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट आपका है द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ। नेशनल इनकम जो है वो टोटल है किस चीज़ का? द फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब क्या है? नेशनल इनकम आपकी वो इनकम है जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई हुई इनकम होती है, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। मीन्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट थ्रू आउट द अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें दो पॉइंट्स आपके आते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होती है और नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट अगर हम समझ पाएंगे तो उनके द्वारा कमाए हुए फैक्टर इनकम को भी समझ सकते हैं। तो फैक्टर इनकम के बारे में हम लोगों ने प्रीवियसली भी स्टडी किया हुआ है, प्रीवियस चैप्टर्स में भी, फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा जल्दी उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका आता है फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं। तो फैक्टर इनकम इज़ पेड बाय यूजिंग द फैक्टर सर्विसेज। आपको 4 फैक्टर सर्विसेज बताई गई थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो उन फैक्टर सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद, यूज़ करने के बाद उसके बदले में जो पेमेंट की जाती है वो बन जाता है फैक्टर इनकम, है ना। तो जल्दी से हम लोग स्टडी कर लेते हैं। फैक्टर इनकम इज़ पेड फॉर यूजिंग द फैक्टर सर्विसेज ऑन द यूज़ ऑफ लैंड। अगर हम लैंड यूज़ करते हैं तो हम क्या पे करेंगे? एग्जैक्टली रेंट पे करेंगे। एंड इफ़ वी यूज़ द लेबर तो उसको वेजेस पे करेंगे। एंड इफ़ वी यूज़ कैपिटल तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे। एंड इफ़ वी आर यूजिंग एज एंटरप्रेन्योरशिप तो हम उसको प्रॉफिट शेयर कराते हैं, है ना। तो जो हम लोगों ने ये मीनिंग पहले भी समझा हुआ है, फिर भी एक जल्दी से फिगर से देखते हैं। तो फर्स्ट इज़ द लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमारे फैक्टर सर्विसेज हैं जो एक हाउस होल्ड अपने प्रोड्यूसर को देता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी हम लोग इसको दे के दे। इन रिस्पेक्ट टू दिस फॉर लैंड वी पे रेंट, यानी रेंट एज अ इनकम जनरेट होती है। फॉर यूजिंग द लेबर वी पे वेजेस, जो वेजेस तौर पे इनकम जनरेट होगा अगले के लिए। फॉर यूजिंग द कैपिटल वी पे इंटरेस्ट ऑन दैट। एंड फॉर यूजिंग एज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स तो हम उसको प्रॉफिट शेयर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारे हो गए फैक्टर इनकम, ये आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया हुआ है। तो फैक्टर इनकम, तो उसमें नेशनल इनकम में क्या डेफिनेशन बताई गई थी? द इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। तो अब ये तो हो गया फैक्टर इनकम जो अर्न किया जा रहा है, लेकिन इसे कमा कौन रहा है? हु इज़ अर्निंग दिस? इट इज़ अर्नड बाय द रेजिडेंट्स, द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। तो ये एक बड़ा इशू होता है कि नॉर्मल रेजिडेंट हम बोलते किसको है ना। सो दिस वाज द फैक्टर इनकम। और इसी के छोटा सा एक टॉपिक इसमें आता है हमारे पास फैक्टर इनकम के अंदर, फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बीच में, तो आप समझ सकते हैं फैक्टर इनकम क्या है? जिसे हम कमा रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज हम दे रहे हैं तो हमें कमाई हो रही है, यानी वी आर अर्निंग आफ्टर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम क्या है? इट इज़ जस्ट ट्रांसफर्ड, यानी इसे ट्रांसफ़र की जाती है। अब समझिए कि जैसे कि अगर आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया तो आप क्या कर रहे हो? आपने वो कमाया नहीं है,
यू हैव बीन जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर फादर्स इनकम, यानी आपके फादर की वो इनकम थी, उन्होंने आपको पॉकेट मनी दिया। तो ट्रांसफ़र इनकम में आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं जिसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाए। तो फैक्ट्री इनकम और नेशनल ट्रांसफ़र इनकम आपके दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ पे इनकम रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग गुड्स एंड सर्विसेज ये होता है फैक्ट्री इनकम, यानी अपनी सर्विसेज देने पे, अपनी सेवाओं को देने पे जो आपको पैसा मिलता है, लैंड पे रेंट मिलता है, लेबर पे वेजेस मिलता है, वो होती है फैक्ट्री इनकम। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव्ड एज अ हेल्प, डोनेशन, चैरिटी, यानी ऐसी इनकम जिसके बदले में आप कोई सेवा नहीं देते हैं लेकिन आपको मदद मिल सकती है, आपको डोनेशन मिल सकता है, आपको चैरिटी मिल सकती है। ये हो जाती है ट्रांसफ़र करना, कि मैंने आपको दे दिया, आपसे मांगने वाला नहीं हूँ, आपसे कोई काम नहीं कराऊंगा। अगर आप कुछ रुपए डोनेट करते हैं तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि जिसको डोनेट किया है वो आपके बदले में कुछ काम करके देगा? नहीं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वो हमारा दान है एक तरीके से, हमने उसको दान दक्षिणा दिया है, हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया पैसा। नथिंग, नो सर्विसेज इज़ टू बी डन और गिवन बाय हिम। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या आता है, इसी के भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्ट्री इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में। हालांकि मीनिंग्स तो आप समझ चुके ही होंगे, बट फिर भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं। तो सोर्स क्या है इसका? फैक्ट्री इनकम अराइज होता है आपके सर्विसेज को देने पे, रेंडरिंग सर्विसेज, रेंडर मतलब होता है देना, और ट्रांसफर इनकम कैसे होती है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, यानी मदद की वजह से। ठीक है, ये इसका सोर्स था। फिर उसके बाद अर्न, क्या ये कमाई गई है या फिर नहीं कमाई गई है? तो जब आपने सर्विसेज दे करके पैसा रिसीव करते हो वो आपका अर्न इनकम है, दैट्स वाई फैक्ट्री इनकम इज एन अर्न इनकम। लेकिन ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो सिर्फ ट्रांसफ़र कर दी जाती है, नो सर्विसेज इज टू बी गिवन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो अनअर्नड होती है, क्योंकि वो सिर्फ हेल्प की है, मदद की है, कमाई हुई नहीं है, आप कमाए नहीं है, मदद में रिसीव किए हैं। ठीक है, थर्ड डिफरेंस आता है कि क्या इसको नेशनल इनकम इंक्लूड करना है या फिर नहीं। तो डेफिनेशन आपको मैंने क्या बताया था, फैक्ट्री इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, ट्रांसफर इनकम के बारे में बात नहीं हुई है। तो ऐसी कंडीशन में नेशनल इनकम में इंक्लूड सिर्फ फैक्ट्री इनकम होगा, ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी काम उसके बदले में नहीं किया गया है। ओके, एंड द फोर्थ वन इज बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल मतलब होता है, बाय मतलब दो, लेटरल मतलब होता है ट्रांसफरिंग मूवमेंट डायरेक्शंस। तो बायलैटरल मतलब होता है इट इज़ ए टू वे ट्रांसफर्स, मतलब कि एक और सर्विसेज जाएंगी तो उधर से पैसा आएगा, तो ये दो वे हो गया, टू वेज हो गए। लेकिन यूनिलैटरल में सिर्फ पैसा जाता है या रिसीव होता है, उसके बदले में सर्विसेज नहीं दी जाती, तो एक तरफा ही है, तो ये यूनिलैटरल हो गया। और बायलैटरल में सर्विसेज आपने दी तो पैसा आया है, तो ये आपका बायलैटरल हो गया। तो ट्रांसफर इनकम इज यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन किसी भी इकॉनमी के लिए जिसमें सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, और आपका फैक्ट्री इनकम बायलैटरल है क्योंकि इसके बदले में सर्विसेज दी गई हैं। क्लियर है? ओके, तो ये था आपका फैक्ट्री इनकम के साथ में जुड़ा हुआ छोटा सा टॉपिक, फैक्ट्री इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था, रेजिडेंट के ऊपर, कि नॉर्मल रेजिडेंट हम किसको बोलेंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट के तौर पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हु इज़ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, या हु कैन बी कॉल्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो जैसा हम कह सकते हैं कि जो हमारे कंट्री में रहता है उसको बोलेंगे कि ही इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट। अ पर्टिकुलर पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट इफ़ ही फुलफिल्स द टू क्राइटेरिया गिवन बिलो। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास दो क्राइटेरिया क्या हैं, वो हैं ऑर्डिनरली रेजाइडिंग और दूसरा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी वो बंदा ऑर्डिनरली रेजाइड कर रहा हो हमारे यहाँ पे, और वो उस बंदे का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी आर्थिक सोच जो है उसकी वो उसी कंट्री के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको एलाबरेट कर समझते हैं कि ऑर्डिनरी रिजाइडिंग का मतलब क्या होता है। ऑर्डिनरली रेजाइडिंग का मतलब होता है दैट पर्सन शुड लिव इन दैट कंट्री फॉर 1 ईयर, यानी कम से कम वो 1 साल वहाँ पे रहना चाहिए उस बंदे को, यानी कंप्लीट 1 ईयर, उससे कम नहीं चलेगा। तो अगर एक बंदा 1 साल लगातार वहाँ रहता है या 1 साल से ऊपर वहाँ पे रहता है तो उसने एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है। सेकंड क्राइटेरिया क्या थी उसकी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी उसका जो भी एक्सपेंसेस होगा, कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, परचेजिंग होगी, वो सब उस कंट्री के अंदर हो रही हो, यानी उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री के अंदर होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद, यानी कि वो बंदा 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे रह रहा हो और साथ में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में होगा, तो आफ्टर फुलफिलिंग द बोथ क्राइटेरिया दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरली रेजाइडिंग पर्सन इन दैट कंट्री।
क्लियर है? तो ये था आपका फैक्टर इनकम और आपके नॉर्मल रेजिडेंट का टॉपिक। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप आगे नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और ये चुटकी में हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका कि हमारे नेशनल इनकम में इनका क्या यूज़ है। आगे हम लोग चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, यानी किस इनकम को डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे और किस इनकम को नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है डोमेस्टिक इनकम के बारे में। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्ड यूज़ किया गया है वो किसी भी कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्री जो होती है उसके बारे में कहा जा रहा है, यानी वो एक पर्टिकुलर चीज़। अब ध्यान सुनिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो लैंड एरिया है उसी को बोला जाएगा। ध्यान ये देना है हमें कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोलते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आपका हर एक चीज़ आती है, जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले डोमेस्टिक इनकम में क्या आ जाएगा। डोमेस्टिक इनकम इज़ इनकम विच इज़ अर्नड स्टेइंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, रेजिडेंट किसको बोलेंगे, जिसने 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे रहना है और साथ में इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पर ही होगा, तो आपका रेजिडेंट हो गया। नॉन रेजिडेंट कौन हो गया, जो मान लो यहाँ पे बाहर से आया हुआ है और यहाँ पे रह रहा है, 5-6 महीना रहा, तो यहाँ खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो हो गया यहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने से रह रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में से जब डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात करेंगे तो हम रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों के बारे में बात करेंगे, उनके द्वारा अर्न की हुई इनकम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, दूसरा आपका आता है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के तौर पे इनकम जनरेट बाय नॉर्मल रेजिडेंट, वो नॉर्मल रेजिडेंट आपकी कंट्री में भी रह सकता है और वो बाहर भी रह सकता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि बाहर वाले बंदे को भी नॉर्मल रेजिडेंट कैसे काउंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जो टॉपिक है वो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन डिटेल कि आप डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को कैसे असेस करने वाले हैं, है ना। तो डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोल सकते हैं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, वो आपकी जोग्राफिकल बाउंड्री। अभी जोग्राफिकल बाउंड्री में सिर्फ लैंड एरिया नहीं आता है कि जम्मू कश्मीर से लेके आपका कन्याकुमारी तक जो भी लैंड मास एरिया है वो इंडिया में काउंट होता है। येस डेफिनेटली इट इंक्लूड्स इन इंडिया, बट हम सिर्फ लैंड मास के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एयर स्पेस के बारे में बात कर सकते हैं। हम यहाँ तक कि अपने जो वाटर बेसेस हैं उनको भी बात कर सकते हैं कि जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट यानी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है जो आपके पावर्स के अंडर में होगा, जो भी लैंड मास, वाटर बेसेस या एयरवेज, वो सभी गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जा रहा होगा। तो वो कोई भी एरिया, जोग्राफिकल एरिया विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, द पीपल, गुड्स, कैपिटल कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट से, दूसरी कंट्री के से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। यानी कि अगर कोई शिप आपका इंडियन ओशन चल रहा है तो वहाँ पे जो इनकम जनरेट हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी इंडिया की, क्योंकि वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाता है। आगे समझ में डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। सो आई होप कि आपको डोमेस्टिक टेरिटरी और टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ हाउ टू कन्वर्ट द डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, कैसे अपने डोमेस्टिक इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमको ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम, जैसे बताया कि डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम है, विच इज़ जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो उसमें आपके 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक वो जो वाकई में रेजिडेंट हैं उस कंट्री के, यानी कि 1 साल से लगातार यहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ के रेजिडेंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे वो कुछ समय से रह रहे हैं, तो नॉन रेजिडेंट उनको काउंट किया जाएगा। जैसे कि टूरिस्ट, जो लोग यहाँ पे आते हैं हफ्ता, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रह रहे हैं, 6 महीने रह रहे हैं, तो अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे परचेजिंग कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है उनका, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएं, क्योंकि उनको वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा कम से कम रहना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में अपनी पॉपुलेशन को हम 2 पार्ट डिवाइड करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। वो रेजिडेंट जो 1 साल से ज़्यादा यहाँ पर रह रहे हैं और उनका इंटरेस्ट भी यहीं पर ही है, तो वो रेजिडेंट में चले जाएंगे। और वो लोग जो नॉन रेजिडेंट यानी कि यहाँ क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो वो 2 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये इनकम कहलाती है डोमेस्टिक इनकम।
क्योंकि ये आपके डोमेस्टिक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में ही हो रहा है। कौन अर्न कर रहा है इससे मतलब नहीं है, यानी रेजिडेंट भी कमा रहा है और नॉन रेजिडेंट भी कमा रहा है, दोनों की इनकम को इसमें रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी ओर क्या है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन लोग होंगे, एक तो वो लोग हैं जो हमारी कंट्री के हैं लेकिन बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन वर्किंग आउटसाइड। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर ये लोग वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा रह लेंगे, ये लोग वहाँ पर अपना परचेजिंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये वहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे। बट ऐसे इंडियन भी हैं जो वहाँ पर रहते हैं, खर्च करते हैं पैसा, कंजम्पशन करते हैं, परचेज करते हैं, लेकिन वो सिर्फ 7 महीने में वापस आ जाते हैं। तो जो रूल हमारे लिए अप्लाई होता है कि हमारी कंट्री का रेजिडेंट होने के लिए 1 साल रहना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे इंडियन लोगों को, जो लोग बाहर रह रहे हैं, वहाँ के रेजिडेंट होने के लिए उनको भी 1 साल वहाँ रहना ज़रूरी है। तो इन दैट केस इफ़ दे आर नॉट रिजाइडिंग फॉर 1 ईयर देयर, तो दे विल बी नॉट ट्रीटेड एज देयर रेजिडेंट। तो जब वहाँ के रेजिडेंट नहीं है तो कहाँ के रेजिडेंट हुए, हमारी कंट्री के हुए ना। तो क्या हुई कंडीशन, तो बाहर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ के रेजिडेंट हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट हैं, यानी इंडियन पीपल वर्किंग आउटसाइड। तो अब क्या ध्यान देना हमको, हमारे पास नेशनल इनकम अगर निकालना होगा तो सिर्फ रेजिडेंट की निकाली जाती है। तो टोटल हमारे डोमेस्टिक इनकम में से हम अगर नॉन रेजिडेंट की इनकम को हटा देते हैं, ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट की इनकम को हटा देते हैं तो डोमेस्टिक इनकम में से वो माइनस हो गया, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में तो दोनों थे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो हमने क्या किया, नॉन रेजिडेंट को माइनस कर दिया वहाँ से, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि वो पैसा कमाएंगे हमारे यहाँ और लेके चले जाएंगे बाहर। तो वो लोग जो आपके बाहर पे काम कर रहे हैं बट हमारी कंट्री के रेजिडेंट हैं, 5-7 महीने में वापस आ जाएंगे, तो उनकी इनकम को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई, क्योंकि वो लोग अपने साथ में वो कमाई हुई इनकम लेकर के आएंगे। तो इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, उसको ऐड कर लेंगे। तो ये आपका देगा नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ रेजिडेंट की इनकम को रखा जाता है। इफ़ द पर्सन इज़ रिजाइडिंग इन आवर कंट्री, ही इज़ ऑल्सो रेजिडेंट, एंड इफ़ अ पर्सन हु इज़ वर्किंग आउटसाइड बट ही इज़ नॉट रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, तो वो भी हमारी कंट्री के रेजिडेंट कहलाएगा। तो ऐसे में वो दोनों इनकम्स को ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका नेशनल इनकम। क्लियर है? तो होपफुली, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो व्हाट टू डू कि जस्ट गिव योर हार्ड वर्क, बार बार इस वीडियो को देखिए, अलग कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करिए और इस लॉकडाउन को सफल बनाएं, पढ़ें और खूब मेहनत करें। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एंड कीप शेयरिंग, कमेंटेट। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करेंगे। So I will be back with next video of the same chapter. Till that, I just want to say goodbye.